सर मैंने तो ये ग्रुप सर रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो सर कटिंग्स तो मैं नहीं देख पाया, बट सर मैं सर न्यूज़पेपर में सर पढ़ता हूँ ताकि मैं सर एक ओपिनियन बिल्ड कर सकूँ सर, क्योंकि मेरा किसी इवेंट पे कुछ ओपिनियन होना चाहिए सर, ऐसा सर मुझे किसी ने कहा था, तो इसलिए सर। ओके ओके, और कोई? अभी सर लगभग 1 घंटे के आसपास लग जा रहा है सर न्यूज़पेपर पढ़ने में, कोई एक कंप्लीटली अच्छा समराइज सर। करने में। आप जब सर कटिंग्स भेज रहे थे तब पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे थे हम लोग। हम्म। मोस्टली वो कटिंग्स पढ़ रहे थे तो लगभग हाफ एन आवर में या ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट्स में वो सारे कवर हो जा रहे थे, और अच्छा। हम लोग को सही से लिख भी पा रहे थे। और अभी सर हम लोगों को सारा हेडलाइंस पढ़ना पड़ रहा है। उसके अलावा सर जो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट हमारे समझ से जो हमें लगते हैं अभी हम लोग वो कर रहे हैं। ओके ओके। और अभी जो लोग बिल्कुल शुरू से जुड़े हुए हैं, क्या कोई, या जो लोग बाद में भी 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद जुड़े थे, वो लोग क्या जो कटिंग्स भेज रहे थे उसका कहीं पर कलेक्शन बनाए हैं? यस सर, आप जो कटिंग भेज रहे थे उसका नोट्स जो इम्पोर्टेंट, जैसे सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड था, ज्योग्राफी रिलेटेड था, तो उसका एक नोट्स बना लिए कॉपी में। ओके और ओके। सर जैसे कोई कोई जो आप स्कीम्स भेजते थे जैसे वुमेन्स रिलेटेड या, तो उसको एक अलग कंपार्टमेंट बना के उसमें अलग से लिख दिए ताकि वो लास्ट डे में रिवाइज कर पाए। अगर कोई मतलब ऐसे हो जो कि डेली जो भेजते हैं उसको कंपाइल कर लेते हो, मतलब फोटो के साथ उसका क्वेश्चन, या फिर कुछ भी फॉर्मेट में, या फिर क्लासिफाई करके ही करते होंगे, तो वो भी बताइएगा, ठीक है? अ, एक बार देखेंगे कि क्या अभी तक कंपाइलेशन से एक आइडिया लगेगा कि अभी तक क्या क्या चीज़ें कवर हो गई है, ठीक है? वैसे तो ये डेली पार्ट न्यूज़पेपर की खासियत यही होती है कि डेली कवर होता है, उसके हिसाब से चीज़ें मेमोराइज होती जाती हैं। और दूसरा है कि ठीक है, आई थिंक कटिंग्स वगैरह को हम लोग रिज्यूम करेंगे। और हाँ, दूसरी चीज़ है कि जो आपका जब इंटरव्यू शुरू होगा उसके 5 दिन पहले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा न्यूज़पेपर, तो उस समय थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। अभी हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ चल रहा होगा वो सब हम लोग कटिंग वगैरह के माध्यम से पढ़ते जाएंगे, ठीक है? ओके। ठीक है, तो हम लोग आज का सेशन सर शुरू करते टाइम हैं। सर हाँ 2 घंटा प्रियेश। आसपास लग जा रहा है सर अच्छा प्रियेश, हाँ पढ़ने हाँ। में। ठीक है, मतलब न्यूज़पेपर आप, पढ़ने में सर जी। नहीं, अच्छे से आप अगर देखिए, अगर मेरी बहुत ध्यान रिक्वेस्ट से है पढ़ा जाए तो समय तो लगता ही है, ठीक है? एक कि जो एक। सर आप कटिंग भेज रहे थे ना, दैट हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल था। उसको सर कंटिन्यू आप करें, क्योंकि हमारे मेरे लिए तो सर वही सोर्स था, मैं कहीं नहीं पढ़ रही थी। कुछ हम्म। भी 1 घंटे 1.5 घंटे नहीं, नहीं मैं सिर्फ नहीं, वही ये पढ़ रही अभी थी। जो थोड़ा पॉज हुआ था उसका एक कारण ये जी था सर। कि जो मॉक इंटरव्यूज जो शेड्यूल हो रहे थे उसको शेड्यूल करना, उसको ट्रैक पर लाना, फिर जो टॉपर स्टॉक था उसको कोऑर्डिनेट करना, कुछ गेस्ट्स को या फिर कुछ जो सर थे उन लोगों को जोड़ना ग्रुप से, तो वो थोड़ा बहुत काम चल रहा था। उसके बाद फिर अब रिकॉर्डिंग्स वगैरह डालना, तो अब आई थिंक चीज़ें जो है वो ट्रैक पे आ गई हैं, तो फिर से अब न्यूज़पेपर वगैरह रिज्यूम किया जा पाएगा, ठीक है? जी सर। ओके सर, ओके सर। ओके। तो और सर दूसरी मेरा एक चीज, हाँ हाँ बोलिए। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मैं 2 दिन पहले जुड़ा हूँ तो मेरे पास कोई भी कटिंग्स अवेलेबल नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिनके पास भी होगा कृपया एक बार फॉरवर्ड कर दें ग्रुप में। हाँ ठीक है, मतलब पूरा फॉरवर्ड करने से तो बहुत भर जाएगा। आप अपना मतलब कुछ आप अपने आप को आइडेंटिफाई एक बार कर दीजिएगा इसमें ग्रुप में, ताकि लोग आपको फॉरवर्ड कर दें, ठीक है? क्योंकि अगर ग्रुप में री फॉरवर्ड किया जाएगा फिर पता चलेगा कि पूरा भर गया ग्रुप, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर, मैं कर दूंगा उसमें मैसेज। मैं भी मैसेज डाल दूंगा सर। हाँ हाँ, तो मतलब इसमें वही है कि बहुत है, मतलब अगर कोई इसको मतलब मैनुअली करना शुरू करेगा, मुझे तो लगता है कि हाथ थक जाएगा उसका, मतलब तो इसीलिए उस सेंस में अगर देखा जाए तो हाँ, अगर आप लोग को भेजा जाता है तो आप लोग थोड़ा सा ये कोई एक कीजिए कि इसको कंपाइल कर दीजिए, ताकि फिर से अगली अगर आगे कोई ज्वाइन करे, क्योंकि अब ये यूट्यूब पे भी वीडियो जा रहा है, तो कुछ लोग मतलब उसको देखकर मैसेज कर रहे हैं, तो उस आधार पे अब अगर उनको पास्ट वाला देना है या फिर कंपाइलेशन रहेगा तो सबके लिए ही बेहतर है। तो अगर पास्ट का नहीं भी कर पाए तो अब से अगर कुछ डालेंगे तो उसको आप लोग
में से कोई एक इनिशिएटिव लेके, या फिर मल्टीपल लोग भी कर सकते हैं, फोटो और उसका क्वेश्चन, ठीक है, कंपाइलेशन करना शुरू कर सकते हैं, ताकि वो ग्रुप के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। सर इसके लिए सबसे अच्छा एक टेलीग्राम पे अगर ग्रुप बना दिया जाए तो सर उसमें पीछे की चीजें डिलीट नहीं होती अगर कोई नया भाई लोग ग्रुप में ऐड हो तो सर अगर आप ही कोई टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे तो सर हम लोग ऐड हो जाएंगे उसमें। हाँ, मतलब ये लॉजिस्टिकली इसमें इशू ये है कि या तो कोई या तो व्हाट्सएप पे कर देंगे, नहीं तो टेलीग्राम पे, मतलब दोनों जगह करने में बहुत ये है, मतलब एक ही फोटो को दो जगह भेजना, दोनों दो एप्स हैं, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि कोई एक पे करे और मतलब दोनों पे किया जाए simultaneous। अगर कोई आइडिया है तो आप लोग जी सर। बताइए, दोनों पे एक साथ कैसे हो सकता है, या फिर किसी एक पर ही शिफ्ट करना पड़ेगा टेलीग्राम पे। हाँ तो सर टेलीग्राम पे व्हाट्सएप सर फायदा ये है कि पुरानी चीजें डिलीट हाँ, नहीं होती है सर अगर वो कोई तो नए भी फायदा लोग बिल्कुल सही है। नो हम भी दैट्स ऑल समझते राइट, हैं। लेकिन सर मैंने व्हाट्सएप एक पे थोड़ी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। किसकी? सर व्हाट्सएप की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, हम थोड़ा एक्टिवली जो है देख पाते हैं, और हम्म मतलब हमारा एफर्ट ज़्यादा लगता है ना, तो हम उस काम को बेहतर कर पाते हैं। तो हम्म। व्हाट्सएप जी ठीक है, और बहुत सारे ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल हैं, ओके ना। यस सर, टेलीग्राम ग्रुप बहुत ज़्यादा है सर, तो मुझे भी लगता है सर व्हाट्सएप चेक होता है डेली, बट टेलीग्राम सर वो छूट जाता है सर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे टेलीग्राम और ग्रुप में जुड़े हुए हैं। पर्सनली कनेक्टिविटी बढ़ाते हुए ना, आसपास के दोस्त वगैरह जो भी इस ग्रुप में हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करके सर एक दूसरे को भेज दिया करेंगे। इस एफर्ट लगाने से क्या होगा, हम भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे न्यूज को लेकर। नहीं सर मेरा कहना बस ये था कि जितने पुराने डाटा है ना वो सारे वहाँ पे ट्रांसफर किए जा सकते हैं बाकी नए जो भी व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे वो व्हाट्सएप पे ही रहेंगे। हाँ, तो लेकिन ये एक मतलब ठीक ठाक हमको लगता है 2-3 घंटे का काम है, तो कोई करना चाहेंगे क्या वैसे तो? जिनका स्टेज 2 में है वो करे तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा सर स्टेज 2 में है और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी छोटा सा है, तो मैं लिंक दे दूंगा, जिनको भी भेजना है पहली बार भेज दें, फिर मैं आगे से उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगा और फॉरवर्ड करता रहूंगा। अच्छा, ठीक है, ये भी चलेगा। हाँ, तो इसी को देखा जाएगा। ठीक है, आप अपना पहले ये कर दीजिएगा, ठीक है, उसमें एक अपने आप को आइडेंटिफाई एक बार कर दीजिएगा, ठीक है। यस सर। ओके। और जो ग्रुप है उसका भी आप लिंक डाल दीजिएगा एक बार। तो बिल्कुल अगर सर। आपको सारा अगर पास्ट वाला फॉरवर्ड किया गया तो उसको फिर आप उसी ऑर्डर में टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। लेकिन हमको लगता है ये डिफिकल्ट काम है, किसी कोई एक दिन का आपको हम भेज देंगे, ठीक है। फिर जी उसके बाद सर। आप देख कर बताइएगा कि क्या आपको कितना देर लगा उस एक दिन का टेलीग्राम पे ट्रांसफर करने में, ठीक है। ठीक है सर, मैं बता दूंगा। ओके। तो अगर ह्यूमनली पॉसिबल रहेगा तो फिर वो एक दिन का कंटिन्यू भेजेंगे, करेंगे। आप उसको करके जी। देखिएगा, बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको करने में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है, तो हम लोग अब बढ़ते हैं सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर पटना संग्रहालय में आपको अगर झलक दिखानी हो कोई स्पेशल घटनाओं का या फिर एग्जिबिट्स का, तो आप कौन सा घटनाएं या किस किन चीज़ों की प्रदर्शनी लगाएंगे? सर अशोक के शिलालेख बताएंगे, जिसमें कि राज्य के लिए एक नैतिक आदेश है, एंशियंट से सर ये लगाएंगे। और सर मेडाइवल हिस्ट्री से शेरशाह सूरी का जो प्रणाली था, माप प्रणाली और या फिर भूमि का जो पैमास किया हुआ था वो वाला दिखाएंगे। और सर मॉडर्न से गांधी जी की जो ये नमक सत्याग्रह का जो जन आंदोलन जैसा एक रूप था वो वाला दिखाएंगे। ओके, और कोई? सर मॉडर्न से सर तारापुर हत्याकांड को दिखाएं, हाईलाइट करेंगे सर, बिहार का जलिया वाला। कहाँ पर है तारापुर? मुंगेर में सर, जो बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस के रूप में भी मनाने का इसका फैसला लिया गया है, 2 साल से मनाया भी जा रहा है इस संबंध में। ओके ओके, गुड गुड, ठीक है। और कोई? सर मॉडर्न से सर सर पटना कलम की पेंटिंग्स को दिखा सकते हैं सर, वो भी एक सर एंशियंट आर्ट हो गया है। हम्म। और सर एंशियंट से सर जैसे सर यक्ष यक्षिनी के स्टैचूज होते थे वो दिखा सकते हैं सर, पॉटरीज दिखा सकते हैं जो भी रिमेन्स पाए गए हैं। और सर मिडेवल से सर शेरशाह सूरी का कुछ दिखा सकते हैं सर। हाँ, ठीक है, क्यों भी बताइए थोड़ा सा।
सर क्योंकि ये सारे बिहार से रिलेटेड है ना सर। यक्ष और यक्षिणी दिखाने के पीछे आपका क्या ये रहेगा, पर्पस रहेगा? क्योंकि सर ये सर उस टाइम के फोक आर्ट को दिखाता है, जो कि काफी ज्यादा सर डेवलप था। इसमें सर सिरे पर और टेक्निक का यूज होता था सर। ओके, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आईआर से है। तो हमारे पड़ोसी देशों से रिश्ते कैसे हैं, इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? सर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हम लोगों ने अपनाया है, जिसमें हम नेबरहुड को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं अपने फॉरेन पॉलिसी में। जैसे कि सर श्रीलंका को हमने क्राइसिस से निकाला था, और हमने समय समय पे मदद किया है। जैसे कि म्यांमार को ऑपरेशन, जब भूकंप आया था तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। लेकिन सर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है, तख्ता पलट देखने को मिल रहा है वो, और माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है। तो उस पे हम लोग को डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करने की जरूरत है, ताकि हम रीस्टैब्लिश कर सके इस बिलीव को कि इंडिया संभाल सकता है अच्छा, अपने ठीक है। नेबर्स अगर को। ये पहला सवाल जो था उसको अगर ध्यान से सुने तो, पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते कैसे हैं, अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो आप मतलब कैटेगराइज करके बताइए। पाकिस्तान के साथ कैसा है, भूटान के साथ कैसा है, नेपाल के साथ कैसा है, बांग्लादेश के साथ कैसा है, एक एक पॉइंट थोड़ा बहुत, जो आपको मतलब लगे कि 50 सेकंड से लेकर 1 मिनट के बीच में आप बोल लें, ठीक है? सर पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध ब्रदर एनिमी जैसा है, क्योंकि हम लोग एक साथ इंडिपेंडेंट हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ठीक है। दूसरा, ब्लीड। ये दूसरा आपने सर, अच्छा समराइज किया। फिर दूसरा, बांग्लादेश के साथ कैसा है? बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप हमारा फ्लोइंग लाइक रिवर जैसा रिलेशनशिप है, जैसा शेख हसीना ने कहा था। लेकिन अभी कुछ इश्यूज आए हैं जिसको एड्रेस करने की जरूरत है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से। और श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशंस जनरली कल्चरल रहे हैं, बुद्धिज्म, और हम लोग इश्यूज भी देखने को मिले हैं, जैसे कि तमिल और सेनालिस। ये सर नेपाल के साथ रोटी पेटी का रिश्ता है, और भूटान के साथ एक ट्रस्टेड फ्रेंड की तरह देखा जाता है भूटान को। ओके, और कोई जोड़ना चाहेंगे? यस सर। सर पाकिस्तान के साथ तो हमारे संबंध बहुत ही तनावपूर्ण है। तो सर वो आतंकवाद मुक्ति मोर्चा जो है सर, उसको आगे लेके चलने की जरूरत है सर। चीन के साथ हमारा रिश्ता सर प्रतिस्पर्धा का है। तो उसमें सर हमें थोड़ा ट्रेड डेफिसिट जो है उसको और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। नेपाल के साथ सर हमारा कल्चरल जुड़ाव है जो बहुत ऐतिहासिक है, तो उस चीज को प्रमोट करने की आवश्यकता है। हम्म। और सर भूटान के साथ संबंध मोरलेस अच्छे हैं। और बांग्लादेश के साथ सर कुछ ये जो हमारा मतलब वो धर्म और जाति को लेके जो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, उसमें सर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भारत सरकार की जो रणनीति होनी चाहिए वो वॉच करने की होनी चाहिए कि वहां पे क्या उथल पुथल चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग सर आगे। और मालदीव म्यांमार इन सब के साथ सर अच्छी संबंध है अभी हमारे। ओके, नेपाल के साथ एक कीवर्ड आता है, रोटी बेटी का रिश्ता, तो वो भी आप लोग ध्यान यस। रखेंगे। ठीक है, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट पर चलते हैं कि मधुमक्खियों का जो हमारा पर्यावरण है उसमें क्या रोल रहता है? सर वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, तो ओके। इससे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी बढ़ती है। और पेरू देश में क्या राइट्स मिले हैं मधुमक्खियों को? राइट टू थ्राइव। राइट टू राइट टू लाइफ, थ्राइव। अधिकार मिला। जीवन जीने का अधिकार मिला है उनको। अ, अच्छा, सारे मधुमक्खियों को मिला है या फिर कुछ खास मधुमक्खी को मिला है? एक पर्टिकुलर कोई मधुमक्खी है जिसको मिला है। एक्चुअली उसका कुछ काम था जिसकी बहुत सारी स्टिंगलेस बी प्रजातियां है खरा सर। कुछ मधुमक्खी बहुत सारी प्रजातियां जो है वो खराब विलुप्त हो गई मधुमक्खियों की ना रहने की वजह से। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, पढ़ा है सर। ठीक है, मेनली है कि जो डंक नहीं मारती मधुमक्खियां उनको राइट्स मिला है, ठीक है? मतलब जो काट हाँ, वही डंक मारना हुआ जो लोग, वो मधुमक्खियों को राइट्स मिला है, ठीक है? सर जो स्टिंगलेस हार्मलेस। बीज। हाँ, क्या? सॉरी। स्टिंगलेस होगा हाँ, वो, स्टिंगलेस, स्टिंगलेस बिल्कुल। बीज। हाँ, स्टिंगलेस
या फिर जो डंक नहीं मारते हैं। ठीक है। ओके। और ह्यूमन राइट्स से क्या सिमिलैरिटी, मतलब बिल्कुल सेम राइट्स हैं या पेरू में? सर सिमिलैरिटीज ये है कि दोनों राइट को एग्जिस्ट करता है, मतलब राइट टू एग्जिस्ट को मानते हैं, और दोनों का मतलब एम है प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। और डिफरेंसेस ये है सर, ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सली है, एक्सेप्टेड और लीगली इन्फोर्सेबल है। और एक और है सर, बीज का राइट्स जो है वो एक टूल है प्रोटेक्शन का एनवायरमेंट के लिए। ओके ओके, गुड। और ये इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होता है, सुने हैं इसके बारे में? सर जो जो सर्विसेज हमारे इकोसिस्टम से हमें प्रोवाइड होती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट साइकिल हुआ, फिर आप टेम्परेचर रेगुलेशन हुआ, ये सारे एग्जांपल्स है सर। वाटर साइकिल भी इसमें आएगा। गुड, बिल्कुल। अच्छा, जनरली क्या होता है, एक चीज जो लोग आज जुड़ रहे हैं, मैं अगर जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, कौन कौन आज पहली बार जुड़ रहे हैं बता सकते हैं? सर मैं पहली बार जुड़ रहा हूँ आज। ओके। और कोई? सर मैं पहली बार जुड़ी हूँ। ठीक है। और कोई भी पहली बार जुड़ रहे हैं? ठीक है। मेनली ये पर्पस था बोलने का कि जो हम लोग जिस तरीके से करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जो आप लोग ट्रेडिशनल तरीके से मेंस में जो करते हैं, ठीक है, कि कोई प्रॉपर टॉपिक लिए, जैसे एसआईआर ही है या फिर मणिपुर इशू है और उसके बारे में प्रोज कॉन्स पूरा करना, फिर अभी जैसे बांग्लादेश इशू हुआ या फिर अभी वेनेजुला इशू है, तो इस पे कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना, वो तो आपको करना ही है, ठीक है। बट जो बीपीएससी का इंटरव्यू होता है उसमें थोड़ा फैक्चुअल के साइड में इनका इंक्लिनेशन रहता है, झुकाव रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस टाइप की बातों पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि जैसे कोई भी अगर व्यक्ति बहुत न्यूज़ में आ रहा है तो हम उसकी पॉलिटिकल पार्टी का पता करेंगे, कोई अगर कंट्री न्यूज़ में आ रहा है तो हम उसके झंडे के बारे में पता करेंगे, झंडे के रंग के बारे में पता करेंगे, उसमें कौन कौन कितने स्टार हैं, ठीक है। जैसे अगर इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में अगर संघर्ष चल रहा है तो फिलिस्तीन के झंडे का रंग कौन सा है, उनके रंगों का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये सब, फिर उसके बाद अगर इसराइल और फिलिस्तीन गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी में जो इशू चल रहा है तो वहाँ पे वो लोग कभी कभी सवाल पूछते हैं कि जो हवाई जहाज है, जो रिलीफ मटेरियल जो गाजा में पहुंचाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में, तो वो किस अ, गाजा पट्टी में कौन से हवाई पट्टी पे उतारा जाता है। तो आप मतलब एक अंदाज लीजिए कि वो आपको प्रेशर सिचुएशन क्रिएट करने के लिए वो आपसे इस टाइप के सवाल पूछते हैं। तो इसीलिए अगर आपको एक अंदाज रहे तो शॉक नहीं लगना चाहिए। देखिए, आप लोग उसका कई बार आंसर नहीं दे पाएंगे जो वो बिल्कुल फैक्चुअल पूछेंगे, बट जो लोग फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देते हैं उनको ऐसा अजीब सा शौक लगता है कि हम पढ़ के आए थे ओपिनियन देने वाला या फिर पॉइंट्स में बात करने वाला, और यहाँ पे हमसे सिर्फ मतलब जी के टाइप्स का सवाल पूछा जा रहा है, ये जानते हैं, मतलब तो इसीलिए जब आपके साथ वो इंटरव्यू के टाइम में ये हो रहा हो कि वो आप सवाल पर सवाल पूछ रहा है, आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो उस समय आपका कॉन्फिडेंस इस सेंस में लो नहीं हो जाना चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा होता है बीपीएससी के इंटरव्यू में, तो वो आपको कहीं ना कहीं फिर आपको बेहतर तरीके से तैयार करेगा इंटरव्यू को देने में। बाकी सबके साथ ऐसा नहीं होता है, बट मुझे लगता है ब्रॉडली 80% टू 90% के साथ मतलब फैक्चुअल नेचर के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके। तो हम लोग जैसे अभी अगर इंटरव्यू शुरू होता है तो उस समय वो लोग पूछते हैं कहाँ से आ रहे हैं। तो जनरली तो इंटरव्यू है तो बहुत सारे लोग एक दिन पहले, 2 दिन पहले वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बहुत लोग पेरेंट्स के साथ भी रहते हैं या फिर बहुत लोग पटना में रहते हैं, पेरेंट्स उस दिन पहुँच जाते हैं अब मतलब व्हीकल कार वार लेके, ताकि थोड़ा सहूलियत से पहुँचा दे कैंडिडेट को। तो वो सब अगर है तो वो सवाल पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या किस चीज़ से आ रहे हैं। तो अगर आप बोल दिए कि व्हीकल से आ रहे हैं तो फिर वो पूछते हैं, तो यही अगला क्वेश्चन था कि कौन से क्या चीज़ से आ रहे हैं। तो अगर आप बोले कि कार से आ रहे हैं तो पेट्रोल है या इलेक्ट्रिक है, फिर उसके बाद अपनी कार है क्या,
फ्यूल टैंक का कितना उसका मतलब, ये बेसिकली आपको कंफर्टेबल कराने के लिए ये सब सवाल थोड़ा बहुत स्टार्ट में पूछते हैं। इलेक्ट्रिक कार क्यों नहीं ले लेते हैं, तो और कुछ इलेक्ट्रिक कार के नाम बताइए जो ली जा सकती है। तो ये मतलब बेसिकली थोड़ा बहुत वो इनफॉर्मल चिट चैट के मूड में कभी कभी स्टार्ट में इस तरीके से इंटरव्यू शुरू करते हैं, ठीक है। तो कोई इलेक्ट्रिक कार का कुछ नाम याद किए हैं क्या? एक तो सर टोयोटा की XUV 400 है। इसके अलावा सर कार में टाटा अभी दो कार बना रही है, एक तो सियरा और एक कर्व। सर एक सर टेस्ला की एमजी कार हो गई, वेंचर। BE60 हो गई सर, महिंद्रा की। ओके। टाटा का और सर सर नेक्सॉन बाइक में ईवी है, ओला सीरीज जो भी है। 1 CV। अच्छा, अभी क्या समस्या है? ई इलेक्ट्रिक कार लेने में कोई समस्या भी है या फिर लेना चाहिए? मेनली सर कॉस्ट काफी इलेक्ट्रिक ज्यादा होता कार, है। सर दो एक तीन एक करके बताइए। समस्याएं हैं। हाँ। एक तो सर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। दूसरा सर जो उनकी कॉस्ट है, जो अभी नई रिसेंट में गाड़ियां बन रही है उनका कॉस्ट काफ़ी हाई है। लेकिन सर ये टाइम के साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा ये कम हो सकता है। इसके अलावा सर जो इसमें जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइजर का प्रयोग किया जा रहा है जो लिथियम बैटरीज में, तो उनको रिसाइकल करने में अभी बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा है। ओके। तो ये एक तीसरी प्रॉब्लम है सर। ठीक। और एक पॉइंट मैं सर ऐड करना चाहूंगा इसमें कि इसका रेंज अभी काफी कम आ रहा है। 500 किलोमीटर तक मैक्सिमम काफी महंगी गाड़ी में आता है। हम्म। तो जब तक इसका रेंज 1000 किलोमीटर तक नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि ये नॉर्मल नहीं हो सकता है, और ये अफोर्डेबल भी नहीं है। अगर ज़्यादा हम किलोमीटर रेंज बढ़ाते हैं तो बैटरी की कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस वजह से अभी थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा नॉर्मल होने में। ठीक है। ये गिग वर्कर्स के बारे में जानते हैं, क्या होते हैं गिग वर्कर्स? सर हाँ सर गिग सर, ये वर्कर्स। किस पे अर्न करते सर हैं? वो ओके, सर गिग बोलिए। वर्कर्स ऐसे वर्कर्स होते हैं जो अस्थायी रोजगार के बदले अस्थायी रोजगार करते हैं। इसका उदाहरण भी बताइए साथ में। सर सर ओला उबर स्विगी ड्राइवर और ये जोमेटो स्विगी ओला जोमेटो में काम करने वाले जो हम्म। वर्कर होते हैं वो। ठीक है, मल्टी स्विगी खाना खाते जोमेटो हैं। में जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं या डिलीवरी बॉयज होते हैं, ठीक है। पापा को यस सर। बना था। ठीक है। और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती क्यों जा रही है? सर इनकी संख्या बढ़ने का सर एक और कारण है कि कई लोग जो जॉब कर रहे हैं फुल टाइम वो भी पार्ट टाइम भी कर लेते हैं कई बार। और उसके बाद सर फ्लेक्सिबल एक जॉब आवर मिल जाता है, स्टूडेंट भी कई बार पार्ट टाइम जॉब के तौर पे इसको करते हैं। और सर डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ रहा है, ये भी एक कारण है इसका कि इस तरह के वर्कर्स की संख्या बढ़ रही है। ओके ओके। ठीक है। और डिमांड भी सर काफी बढ़ता जा रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग डे बाय डे इंक्रीज करता जा रहा है। हाँ सर, फार्म टू प्लेट टू फार्म टू प्लेट टू फूड करके ऐसे करके कुछ सर चेन है ओके। वो, फार्म टू प्लेट। हम्म। और सर यूपीआई का एक्सेप्टेंस बढ़ गया है बहुत ज्यादा। ओके। तो यूपीआई से अच्छा, तो उस वो भी कारण है गिग वर्कर्स के बढ़ने का? सर नहीं हो सकता ये। अच्छा, ठीक है। सर एक और कारण है कि जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, हाँ जो ठीक है, खाली ये तो टाइम है वो अपने ये खर्च पॉइंट पे तो निकालें। अब बता दिया गया। ठीक है, इनकी कुछ समस्याएं बताइए। सर सर ये मेनली जॉब का जो सामाजिक मतलब एक एक करके पेंशन सामाजिक बता बीमा का लाभ दीजिए, एक इनको एक नहीं करके। मिल पाता है। आशु, आप बोलिए। जी सर, इनकी समस्या है कि इसको पेंशन और बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है। और ये अस्थायी रोजगार होते हैं, इसके पास अस्थायी रोजगार का अभाव होता है। साथ ही साथ इसका वेतन बहुत ही कम होता है और बहुत ही कम समय में इनको डिलीवरी करना पड़ता है, जिसके कारण कई बार इसे कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। और सर इनका रेटिंग पे इंसेंटिव बहुत डिपेंड करता है। मतलब वो लगभग 10 से 14 घंटे काम करते हैं लेकिन फिर भी उनका जो सैलरी क्रेडिट होती है वो बहुत कम होती है। रिसेंटली इनके लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं सरकार द्वारा? सर जो न्यू लेबर कोड्स आए हैं उसमें से जो वेजेस कोड है
और फिर सोशल सिक्योरिटी कोड, ये दोनों इनके लिए लाए गए हैं। और कोई? रिसेंटली राजस्थान ने सर एक गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट करके कुछ पास किया है सर, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ गिग वर्कर्स। ओके। और सर सर भारत सरकार एक्चुअली द्वारा भी एक सर जो कोड ऑन वेजेस है उसमें सर, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, उसमें सामाजिक सुरक्षा का लाभ पाने के लिए गिग कर्मचारी को एक प्लेटफॉर्म से न्यूनतम 90 दिनों तक जोड़ा जाएगा। तो 90 दिन तक वो जुड़े रहेंगे तो उनको सोशल सिक्योरिटी का भी प्रावधान दिया गया है। और न्यूनतम मजदूरी की बात की गई है, और ई श्रम पोर्टल से उनको जोड़ा गया है ताकि फॉर्मलाइजेशन हो सके और जो उन पे एक्सप्लॉटेशन होता है वो ना हो सके। ओके। रिया, ऐड करना है? ये सर ई श्रम पोर्टल के थ्रू उनके लिए एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर स्पेसिफिक प्रोवाइड किया जाएगा, और नीति आयोग का रेज फ्रेमवर्क। ओके, गुड। ठीक है। सर मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहूँगा। हाँ सर, सर बोलिए। प्रॉब्लम ये है कि ये जो गिग वर्कर्स है ये लोग कंपनी के साथ एज अ पार्टनर्स जुड़ते हैं, तो उससे समस्या ये होती है कि इन श्रमिकों को जो मिलने वाली बेनिफिट्स है वो इन्हें नहीं मिलती है। तो ओके। अभी सरकार ये प्रयास कर रही है कि इनको ऐसे जो ऐसा डिवीजन किया जाए कि इनको श्रमिकों को मिलने वाली जो ईएसआई पेंशन होते हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी बीमा होता है, उनका लाभ इनको दिया जाए। और सर एक जो समाज कल्याण कोष लाया गया है जिसमें स्विगी जोमेटो ऐसे जो प्लेटफॉर्म है, इनका के 1 से 2% जो खर्च होंगे वो इनके वेलफेयर के लिए यूज किए जाएंगे। ओके, ठीक है। अभी जो सर ब्लिंकिट वगैरह ऐप आ रहा है, जो 10 मिनट डिलीवरी ऐप है, इसके आने से आपको क्या लगता है कंज्यूमर बिहेवियर में क्या बदलाव आया है, लोगों के बिहेवियर में? हाँ मोस्टली सर लोगों को कुछ लोगों को के लिए सर लाभ भी हुआ है कि वो लोग घर बैठे अपना सामान मंगवा सकते हैं। या फिर वो लोग अपना बिजी है तो उसका स्केड्यूलिंग कर सकते हैं कि आप इस समय खुद ब खुद डिलीवरी किया जाए, ऑन डोर डिलीवरी का की फैसिलिटी मिलती है। पर सर कुछ समस्याएं भी अगर देखना चाहे तो लोगों ने बाहर निकलना कम कर दिया है। जो मार्केट लोकल शॉप्स पे जो मार्केटिंग हो रही थी वो मार्केटिंग थोड़ा सा कम हो गई है, क्योंकि सब्जी तक सर भी घर इससे पे मिल जा रही है तो। सर इस 10 मिनट डिलीवरी से जो ई कॉमर्स है वो धीरे धीरे क्विक कॉमर्स में बदल रहा है। तो जो कंज्यूमर्स हैं उनको क्विकली सामान चाहिए, तो एक तो वो है सर कि बहुत सारे जो उनके अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन सर इससे जो गिग गिग वर्कर्स है, जो एम्प्लॉई हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। वो एक्सीडेंट भी हो सकता है क्योंकि उनकी रेटिंग होती है कि कम टाइम में उनको पहुंचाना है। तो ये कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें कि शुगर से रिलेटेड है, चीनी से रिलेटेड है। तो एक सर हाँ हाँ। सर मेरा एक क्वेश्चन था पिछले वाले क्वेश्चन में। सर अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट में जब जोमेटो के जो संस्थापक है उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सर ये 10 मिनट डिलीवरी वाला जो सिस्टम है ये जो ड्राइवर्स है उनको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो 10 मिनट का डिलीवरी वाला सिस्टम है वो आपकी लोकेशन के हिसाब से गेस होता है, और ऐसे में जो आपको डिलीवरी पार्टनर डिलीवरी करते हैं उनके डिलीवरी में ऐसा कोई भी टाइमिंग नहीं दिखाता कि उनको 10 मिनट में ही डिलीवरी करना है। ये हम्म बस हम लोगों को दिखता है कि ये 10 मिनट में आपको डिलीवर हो जाएगा। तो हम्म उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी प्रेशर डिलीवरी बॉय के ऊपर नहीं होता है। तो हम्म। सर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सर कैसे आंसर कर सकते हैं? मतलब क्या क्वेश्चन? सर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10 मिनट में अगर डिलीवरी करना है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर लेकिन अगर वही लोग काउंटर क्वेश्चन पूछ दें कि अभी हाल ऐसा बोला गया है कि ये डिलीवरी पार्टनर्स को नहीं दिखता है, तो इस पे आपका क्या विचार है? मतलब ऐसे अगर एकदम देखा जाए तो उन लोगों को नहीं दिखता है, बट एट द एंड ऑफ मंथ उनका ऑडिट तो जरूर होता है कि वो कितने देर में पहुंचा है। ठीक है। क्योंकि जी इसमें पिज्ज़ा डोमिनोज जैसा वो ऑफर नहीं जी है जी कि अगर 30 मिनट्स में नहीं पहुंचा तो आपका पैसा जी जो सर। है वो नहीं लेंगे। ऐसा वाला यहाँ पे नहीं है। तो 10 मिनट का मतलब अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी का है मतलब, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग इंटरनली ऑडिट करते होंगे कि सही से पहुंच रहा है कि नहीं। ठीक है। जी सर।
उसके हिसाब ओके से फिर इंसेंटिव्स ऊपर नीचे करना। जी जी, थैंक यू सर। और वैसे दूसरी बात है कि ये सारा कैश बर्न करके ये मॉडल्स चल रहे हैं, ठीक है। अभी कस्टमर एक्वायर करने के लिए फंडिंग के माध्यम से अ, अभी वो पैसे बर्न कर रहे हैं ताकि कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो, लोग उसको अडॉप्ट करें, और फिर उसके बाद में वो लोग, जब डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी तब इसको थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ वो लोग जाएंगे, ठीक है। जी सर। और अगर जिनका हॉबी है क्रिकेट वगैरह, तो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो रिसेंटली एशेज सीरीज के बाद संन्यास लेने की बात किए हैं, रेसिज्म का ग्राउंड पे या फिर नस्ल भेद वाली बात पे? उस्मान ख्वाजा सर। ओके, ठीक है। अच्छा, ठीक है, टेनिस के सभी ग्रैंड स्लैम्स के नाम बता दीजिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन सर, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। ठीक है, सबसे पहला कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन सर। ओके, ठीक है। और ये डोपिंग की समस्या कम करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? डोपिंग सर समझते हैं? नेशनल और वर्ल्ड लेवल की जो एंटी डोपिंग एजेंसी है, नाडा, और जो वाडा है, जो इसके लिए जांच करती रहती है सर, जूनियर लेवल से सीनियर लेवल तक। हम्म लेकिन सर इसके साथ ही जो स्टेरॉइड यूज करने के जो कंडीशंस है, बहुत सारे लोगों को शुरू शुरू में पता नहीं होता, वो कुछ सिरप्स या फिर अल्कोहल में भी ऐसे होते हैं। तो सर ऐसे जो गाइडलाइंस है वो सारे जो स्पोर्ट्स सेंटर में है वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाने चाहिए। हम्म, ठीक है। और कोई डोपिंग क्यों होता है और उसको मतलब काउंटर करने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए? सर क्या? डोपिंग तो सबसे पहले तो एक तो नियमों का जानकारी नहीं होना, ये भी एक बात हो सकता है। हम्म दूसरा सर प्रदर्शन करने का कि कितना अच्छा कर ले, इसके लिए कोई भी मेजर्स लोग ले लेते हैं। हम्म, और ये दो कारण हो सकता है सर, ये प्रतिबंधित चीजों का भी इस्तेमाल करने के पीछे। सर इसके लिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो कार्य करती है। ओके ओके, ठीक है। आप लोग मतलब इस टाइप के भी पॉइंट्स दे सकते हैं कि हम लोग स्पोर्ट्स को शुरू से ही जैसे ब्लॉक लेवल पे अगर स्पोर्ट्स होता है या फिर यहाँ से भी शुरू होता है, तो हम लोग वहीं से स्पोर्ट्स एथिक्स के बारे में बताना शुरू करें, ठीक है, ताकि लोग अवेयर रहें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं, अगर कभी किन्हीं से पूछा जाता है जिनका क्रिकेट वगैरह हॉबी है, क्रिकेट में तो उतना नहीं चलता है, बट बैडमिंटन वगैरह का अगर कोई है तो उसमें यही है कि, हाँ सॉरी, हाँ उसमें मेन है कि जो खिलाड़ी होते हैं उनको भी कई बार नहीं पता रहता है कि ये प्रतिबंधित सब्सटेंस है, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, ये मेडिसिन थोड़ा सा, जैसे अगर मान लीजिए बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अगर उसी को अगर प्रतिबंधित कर दिया जाए तो फिर लोग तो सोचेंगे कि ये तो मल्टीविटामिन है। तो इसी तरीके से बहुत सारा जो सब्सटेंस है वो लोग यूज करते हैं परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट के लिए या फिर अच्छा से खेलने के लिए, उसी में फिर कुछ कुछ जो रहता है प्रतिबंधित रहता है। तो इसीलिए अवेयरनेस रहना, एक प्रॉपर लिस्ट खिलाड़ियों को शुरू से ही समझाना। कई बार क्या होता है कि छोटे स्तर पे वो उस दवाई को खाना शुरू कर देते हैं जहाँ पे उतना स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल मैचेस हो गए या फिर स्टेट लेवल मैचेस हो गए। लेकिन बाद में जाकर उनको पता चलता है कि अरे अब तो इस पे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई, ठीक है। कुछ कुछ तो ये मतलब अगर कोई खेल खेले होंगे नेशनल्स में या फिर स्टेट लेवल पे, तो उनको ये बात पता होगा थोड़ा बहुत कि बहुत कैजुअल तरीके से कई बार इन ये सब दवाइयाँ लोग लेने लग जाते हैं, ठीक है। बाद में पता चलता है कि अरे ये तो प्रतिबंधित था, ठीक है। तो इसको आप लोग बोल सकते हैं कि सर कभी कभी स्पोर्ट्स कल्चर में कुछ ऐसी दवाइयाँ रहती हैं जो कि खिलाड़ियों को भी नहीं पता रहता है कि ये प्रतिबंधित है, वो शुरुआत में उसका सेवन करने लग जाते हैं। तो हमें बेटर अवेयरनेस क्रिएट करना है कि वो शुरुआत से ही वो सारी दवाइयाँ यूज ना करें और उस पर डिपेंडेंसी नहीं बनाए, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग एक मॉक इंटरव्यू की तरफ जाते हैं। आई थिंक सभी लोग आ गए हैं क्या?
फर्स्ट अभिषेक कुमार, आप प्रेजेंट हैं? हिस्ट्री ऑप्शनल और हिस्ट्री ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। जी सर। ओके ओके, ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग भी सवाल पूछ सकते हैं। जो लोग अभी साथ में ज्वाइन किए हुए हैं वो लोग भी बाद में थोड़ा बहुत सवाल पूछ पाएंगे, ठीक है? दो तीन मिनट का ब्रेक ले लेते हैं हम, ये रिकॉर्डिंग को यहाँ पे पॉज कर देते हैं, ठीक है? ओके सर।